नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आज कश्मीर के उन पत्थरबाजों के लिए संभल जाने की सबसे बड़ी खबर आई है जो आतंकवादियों को बचाने और एनकाउंटर की जगह से भाग जाने में मदद करते हैं। और जब भी सेना आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन करती है तो ये आतंक प्रेमी पत्थरबाज पत्थर लेकर आ जाते हैं। पिछले 8-10 महीनों में 25 से ज्यादा आतंकवादियों को इसी तरह से इन पत्थरबाजों ने भाग जाने में मदद की है। लेकिन आज कश्मीर के बड़गाम से इन पत्थरबाजों को बहुत सख्त संदेश गया है। वार्निंग बहुत हो गई, अब एक्शन होगा। क्योंकि आर्मी चीफ ने पिछले महीने ही कह दिया था कि कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ एनकाउंटर में जो लोग भी सेना के काम में रुकावट डालेंगे उनको संभल जाने की जरूरत है। क्योंकि जवानों को नुकसान पहुंचा तो फिर आतंकवादियों को बचाने वाले इन पत्थरबाजों के लिए अच्छा नहीं होगा। कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। बहुत हो गई वार्निंग, अब हो गई एक्शन की ओपनिंग। आतंक प्रेमी पत्थरबाजों को अलर्ट करने वाला एक्शन। पहले समझाया, फिर चेताया, नहीं माने तो निपटाया। आतंकियों को बचाओगे तो अब बचोगे नहीं। ये कश्मीर में आतंकवादियों के ग्राउंड वर्कर बने पत्थरबाजों की करतूत बताने वाली आज की लेटेस्ट तस्वीरें हैं। एक तरफ सेंट्रल कश्मीर के बड़गाम में सेना के पैरा कमांडोज ने एक आतंकवादी को घेर रखा था, तो दूसरी तरफ इस आतंकवादी को बचाने वाले पत्थरबाज जुट गए और सेना के उन जवानों पर पत्थर फेंकने लगे जो जवान अपनी जान पर खेलकर उस आतंकवादी से मोर्चा ले रहे थे, जो घर के अंदर से लगातार फायरिंग कर रहा था। उधर आतंकवादी अपने बचने के लिए फायरिंग कर रहा था, दूसरी तरफ इस आतंकवादी को बचाने वाले पत्थरबाज जमा हो गए। एक तरफ आतंकवादी के एनकाउंटर में लगे सेना के जवान, दूसरी तरफ पत्थर फेंकते ये आतंक प्रेमी पत्थरबाज। पहले इन पत्थरबाजों ने सेना के कमांडोज को उस घर को घेरने से रोकने के लिए पत्थर चलाए, जिस घर में आतंकवादी के छुपे होने की खबर सुबह सुबह सेना को मिली थी। बड़गाम का चादुरा इलाके का ये वही घर है जहां छुपकर आतंकवादी बैठा था और सेना के कमांडोज द्वारा घेरे जाने पर लगातार फायरिंग कर रहा था। पहले तो कश्मीर के ये पत्थरबाज उस आतंकवादी तक सेना के जवानों को पहुंचने से रोकने में लगे रहे, लेकिन पत्थरबाजी से निपटते हुए सेना के जाबाज बड़ी मुश्किल से इस घर के आसपास तक पहुंचे। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तब तक पत्थरबाजों ने अपनी पूरी आतंक प्रेमी फौज जुटा ली। सेना पत्थरबाजों से नहीं बल्कि आतंकवादियों से निपटती है, इसीलिए पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को लगाया गया। पहले वार्निंग दी गई, लाउड स्पीकर पर कहा गया कि एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन पत्थरबाज नहीं माने। उधर सेना का ऑपरेशन चल रहा था, इधर नदी के पार खेतों में पत्थरबाज जुट गए। बताया गया कि आसपास के इलाकों से भर भर के पत्थरबाज कुछ ही देर में पहुंचने लगे। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बार बार वार्निंग दी। जब ये पत्थरबाज नहीं हटे तो फिर आंसू गैस के गोले छोड़े, मिर्च ग्रेनेड फेंके गए। एक्शन में 19 पत्थरबाज घायल होकर भागे, 3 पत्थरबाज मारे गए। ये सेना प्रमुख की फरवरी में दी गई वार्निंग के बाद सुरक्षा बलों का पहला बड़ा एक्शन है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि अगर सेना को आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में रोका गया तो पत्थरबाजों के लिए अंजाम बुरा होगा। अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। देखिए, आर्मी के पास तो सिर्फ बंदूक है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नम्रता के साथ उनके साथ पेश आएं, लेकिन अगर हमारी तरफ हमारे ऑपरेशन में वो बाधा बनेंगे और इससे अगर हमारे जवानों को नुकसान पहुंचेगा तो हम लोग जरूर अपने पास जो हथियार हैं उसका इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे।
आज सेना ने कश्मीर के आतंक प्रेमी पत्थरबाजों का सामना करते हुए भी बड़गाम के इस घर में छुपे आतंकवादी को मार गिराया। सेना के जाबाज जब ऑपरेशन करने जा रहे थे और जब ऑपरेशन करके और आतंकवादी को मारकर लौट रहे थे तब भी पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए। पहले इसी तरह से इन्हीं आतंक प्रेमी पत्थरबाजों ने कश्मीर में कई जगहों पर कई आतंकवादियों को ऐसे ही पत्थर चलाकर भाग निकलने का रास्ता दिया था। अब सुरक्षा बलों के सीधे एक्शन से साफ है कि आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाज बचेंगे नहीं। संभल सके तो पत्थरबाज संभल जाएं। कश्मीर के आतंक प्रेमी पत्थरबाजों पर सरकार को भी सख्त होना पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए एक तरफ आतंकवादियों से मोर्चा लेना है, दूसरी तरफ इन पत्थरबाजों से निपटना जो आतंकवादियों के ग्राउंड वर्कर के तौर पर काम करते हैं। और जब भी कोई काउंटर टेरर ऑपरेशन होने लगता है तो अपने अपने पत्थर और पत्थरबाजों का गैंग इकट्ठा कर लेते हैं। आज सुरक्षा बलों के एक्शन से इन पत्थरबाजों और इनके परिवार वालों को भी सीधा संदेश मिला है। अभी समझ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार को भी नरमी छोड़नी पड़ेगी। तशद्दुद से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो भी कुछ हासिल होगा वो बातचीत से, अफ़हाम और तफ़हीम से होगा और अमन से हासिल होगा। जब यहाँ अनरेस्ट हुआ था तब एक टीम आई थी दिल्ली से और उस वक्त मैंने भी लेटर लिखा था तमाम अलहदगी पसंदों को कि हमें बातचीत करना चाहिए, पर बदकिस्मती से उस वक्त उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार जो है वो मौके का फ़ायदा उठाएंगे और सामने आएंगे बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में नीति के तौर पर कोई भी फैसला हो वो तो सरकार को लेना है, लेकिन जमीनी स्तर पर अराजक स्थिति न बने इसके लिए तो सरकार और सिस्टम को सख्त होना पड़ेगा। कश्मीर में पैलेट गन को लेकर सुरक्षा बलों का बहुत विरोध किया गया, लेकिन इसी पैलेट गन के न होने से सुरक्षा बलों को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से पता चला है कि अगर आंसू गैस, मिर्च बम फेल होते हैं तो अब पैलेट गन का इस्तेमाल सिचुएशन के हिसाब से 2 बार वार्निंग देने के बाद किया जा सकेगा। पत्थरबाजों पर कोई भी नरमी अब नहीं चलेगी। बडगाम एनकाउंटर के विरोध में कश्मीर के अलगाववादियों ने कल बंद बुलाया है, लेकिन पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने के साथ साथ इन्हें उकसाने वाले और पाकिस्तान के एजेंडे पर चलने वाले अलगाववादियों को भी पूरी तरह से नजरअंदाज करने का वक्त अब आ गया है। आतंकवादियों के सुरक्षा कवच बनने वाले पत्थरबाजों और अलगाववादियों पर कोई भी नरमी नहीं होनी चाहिए। श्रीनगर से अशरफ वानी और शजाउल हक के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी दुविधा की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें पत्थरबाजों पर कड़ा एक्शन लेने की मनाही रही है। उन्हें पत्थरबाजों से संयमित ढंग से निपटने को कहा जाता रहा है, लेकिन जब आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा हो और दूसरी तरफ आतंकवादियों को बचाने के लिए और फरार हो जाने के लिए पत्थरबाज इकट्ठा हो जाएं और फिर सुरक्षा बलों पर ही पत्थर चलाने लगें, तो इस पर कड़ा जवाब देकर एक सख्त संदेश देने की जरूरत थी। आज पत्थरबाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आज हम आपको बडगाम एनकाउंटर की पूरी घटना आइए विस्तार से बताते हैं। आज सुबह सुरक्षा बलों को बडगाम जिले के चादुरा में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सेना के पैरा कमांडोज ने चादुरा के उस घर को घेरना शुरू किया जहां आतंकवादी छुपा हुआ था, लेकिन इस आतंकवादी को बचाने और फरार करने के लिए आसपास के पत्थरबाज इकट्ठा होने लगे। पहले तो इन पत्थरबाजों ने सेना के कमांडोज को ऑपरेशन करने और आतंकी के घर तक पहुंचने से रोकने के लिए पत्थर चलाए और फिर देखते ही देखते आसपास के इलाकों से पत्थरबाजों का पूरा गैंग खेतों में इकट्ठा होने लगा और पत्थर ये लोग चलाने लगे। उधर सेना आतंकवादी से निपट ही रही थी और इधर पत्थरबाजों से निपटने के लिए सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को लगाया गया। पत्थरबाजों को बार बार ये वार्निंग दी गई, लेकिन वो पथराव करते रहे। सीआरपीएफ के 43 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 20 जवान पत्थरबाजी में घायल हुए। आतंकवादियों को कवर देने वाले इन पत्थरबाजों पर सुरक्षा बलों ने भी एक्शन लिया, जिसमें 19 पत्थरबाज घायल हुए, भागे 3 पत्थरबाज मारे गए। जब भी कोई एंटी टेरर ऑपरेशन होता है, आतंकवादियों के हमदर्द ये पत्थरबाज एक्टिव कर दिए जाते हैं। यह आतंकवादियों की बचकर भाग जाने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि जून 2016 के बाद से पत्थरबाजों ने कश्मीर में 25 से ज्यादा आतंकवादियों को बचकर एनकाउंटर स्पॉट से भागने में मदद की। पत्थरबाजों के हमलों में सुरक्षा बलों के जवानों के घायल होने की तादाद पिछले कुछ समय से 25 गुना तक बढ़ गई है। 2016 में सुरक्षा बलों के करीब 2700 जवान कश्मीर के आतंक प्रेमी पत्थरबाजों के हमलों में घायल हो चुके हैं।
पत्थरबाजों से निपटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल होता रहा है, जिस पर पिछले साल बड़े विवाद के बाद रोक लगा दी गई। पैलेट गन की जगह पावा, चिली शेल्स और ग्रेनेड आंसू गैस के साथ बदबूदार पानी के इस्तेमाल करने को कहा गया था, लेकिन पावा, चिली शेल्स और ग्रेनेड आंसू गैस का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता रहा, क्योंकि बदबूदार पानी कई दिनों तक आसपास के इलाकों को प्रभावित करता है। गृह मंत्रालय के अनुसार पावा, चिली शेल्स और आंसू गैस के फेल होने पर जानलेवा भीड़ और पत्थरबाजों से निपटने के लिए पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पैलेट गन के इस्तेमाल के लिए एक बार वार्निंग देने और फिर हवाई फायर करने के बाद भी आतंकवादियों को बचाने वाले पत्थरबाजों पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। यहां पर सिस्टम को सख्त होने और सरकार चलाने वालों को भी दुविधा से बचने की जरूरत है, क्योंकि सरकार में सहयोगी दोनों पार्टियां पीडीपी और बीजेपी कश्मीर के मामले में एक दूसरे से अलग अलग राय रखती हैं। पीडीपी आतंकवादियों और पाकिस्तान से बातचीत करना चाहती है तो बीजेपी इसके पक्ष में नहीं। पीडीपी कश्मीर में सुरक्षा बलों के विशेषाधिकार को हटाना चाहती है तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं। पीडीपी कश्मीर में पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के पक्ष में है तो बीजेपी की इस पर राय उलट। पीडीपी अलगाववादियों को कहीं भी आने जाने की छूट देने के पक्ष में है तो बीजेपी इन अलगाववादियों से सख्ती से निपटने के पक्ष में है। आतंक की घटनाओं को कश्मीर में चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कश्मीर में 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसमें श्रीनगर और अनंतनाग की लोकसभा सीटें शामिल हैं। आतंकवादी और अलगाववादी इन चुनाव में बाधा डालने की पूरी साजिश में लगे हुए हैं। रविवार को पुलिस पार्टी पर हमले की कोशिश में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकवादियों को मार दिया गया और इसीलिए कश्मीर में 20,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए। कश्मीर में जवान किन हालात में आतंकवादियों से भी लड़ रहे हैं और पत्थरबाजों का भी सामना कर रहे हैं, यह हालात सरकार और सिस्टम को समझने चाहिए और कश्मीर पर ढुलमुल रवैये वाली नीति को छोड़कर नई रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रोमियो की जितनी चर्चा इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रही है, उतनी चर्चा तो शेक्सपियर के रोमियो की भी नहीं हुई होगी। वैसे भी शेक्सपियर का रोमियो तो काल्पनिक किरदार था, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जीते जागते हकीकत के रोमियो रोज सड़कों पर लड़कियों को घूरते, पीछा करते और छेड़ते घूमते हैं। लेकिन इन दिनों उत्तर प्रदेश के आशिक आवारा रोमियो अपने घरों से निकलने में भी डर रहे हैं, क्योंकि यूपी पुलिस ने अपनी आंखों पर एंटी रोमियो स्कैनर फिट कर लिए हैं। यूपी पुलिस के जवान सादी वर्दी में जेम्स बॉन्ड बनकर घूम रहे हैं और रोमियो जैसे दिखने वाले और हरकतें करने वाले लड़कों को चुन चुन कर पकड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एलिजिबल यानी कि योग्य रोमियो को पहचानने का गुण आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस में आ कैसे गया। बस इसी सवाल को मन में लेकर आज तक की टीमें उत्तर प्रदेश के शहर शहर रोमियो पकड़ने में जुटे पुलिस वालों से मिली और उनसे पूछा कि आखिर वो कौन कौन से गुण हैं जो एक लड़के को रोमियो की श्रेणी में लाने के लिए जरूरी है। बस हमारा पूछना बढ़ता कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने रोमियो का ऐसा चरित्र चित्रण किया कि अगर शेक्सपियर का काल्पनिक रोमियो सुन ले तो जूलियट को भी भूल जाए। आंखों से आंखें मिली और रोमियो पकड़ा गया। मानो यूपी पुलिस की आंखों में एंटी रोमियो स्कैनर फिट कर दिए गए हों। यूपी पुलिस इन दिनों जेम्स बॉन्ड की भी बाप बनी हुई है। देखिए, अनुभव के आधार पर हम लोग उसकी पहचान करते हैं। वो जो लड़कियों को छेड़ने वाले होते हैं मूलतः वो 2-3 की संख्या में मोटरसाइकिल पे होते हैं। उनके चेहरे के हाव भाव, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके हेयर स्टाइल, मोबाइल से भी कुछ जो है सो गाने वगैरह बजाते रहते हैं अश्लील टाइप के, उसी से हम लोग पहचान करते हैं। शेक्सपियर की नजर में भले ही रोमियो एक सच्चा आशिक रहा हो,
लेकिन यूपी पुलिस की नजर में रोमियो की छवि आशिक आवारा वाली है, जिसका चरित्र चित्रण करने में यूपी पुलिस को कोई टक्कर नहीं दे सकता। जो रोमियो शब्द है वो मंचलों के लिए है। ऐसे लड़के स्कूल, कॉलेज, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अक्सर ऐसे जगह दिख जाएंगे जहाँ लड़कियाँ जा रही हैं, 5-6 की 4 की संख्या में रहेंगे, फप्तियाँ कसना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ अश्लील टिप्पणियाँ करना, इशारे कर देना। तो ऐसे लड़कों को जो है रोमियो कहा गया है। रोमियो शब्दावली है सिर्फ एक। रोड साइड रोमियो की संदर्भ सहित व्याख्या करने में तो मानो यूपी पुलिस ने शेक्सपियर को भी धोबी पछाड़ पटखनी दे दी है। बड़े से बड़ा अधिकारी हो या सामान्य सा जवान, रोमियो को पहचानना यूपी पुलिस के लिए महज नजरों का खेल है। ये नए लड़के रहते हैं और ये इनका पहनावा, इनका बाल वो अन्य की अपेक्षा अलग ही रहता है। इनके मोटरसाइकिल चलाने का तरीका अजीब ढंग का होता है, कहीं कट मारेंगे, कहीं बाएं, कहीं दाहिने। उसके बाद जब देखेंगे कि लड़कियां जा रही है तो किसी प्रकार की फप्ती जो है कसेंगे या साइड से बोलते हुए जो है आगे निकल जाते हैं, तो ये देखने में अलग ही लगते हैं। रोमियो कैसे दिखते हैं, क्या पहनते हैं, बाल कैसे काटते हैं, बाइक कैसे चलाते हैं, कब सड़कों पर निकलते हैं, लड़कियों को कैसे छेड़ते हैं और यहाँ तक कि रोमियो टाइप के लड़कों की औसत उम्र क्या होती है, इसकी बारीक से बारीक जानकारी यूपी में एक एक पुलिस वाले को कंठस्थ है। ऐसे लड़कों की उम्र ज़्यादा जो है 15-16 साल से शुरू हो जा रहा है। 15-16 साल से लेकर के ज़्यादा 25। इनके कपड़े ऐसे रेड, पर्पल और ऐसे ही शर्ट अंदर करके रुमाल गले में बांधकर और ऐसे चलते रहते हैं। जब बाइक से आते हैं तो बाइक से उनका जो चलाने का तरीका है एकदम से फास्ट, एकदम से स्लो, एक अजब सा माहौल पैदा करते हैं। किसी को डर रहता है, उस समय भी डर रहता है कि किसी से एक्सीडेंट ना कर दें, और लड़कियों के आसपास मंडराते हैं और कई तरह की ऐसी हरकतें करते हैं जो अलग से ही समझ में आती हैं कि हाँ ये हरकतें गंदी हैं, उनसे लड़कियाँ परेशान हो रही हैं। यहाँ वहाँ घूमना और उनके हेयर स्टाइल, अजीब चश्मे वगैरह, कपड़े सबसे अलग दिखते हैं, वो अलग ही टाइप। यूपी पुलिस को रोमियो टाइप के लड़कों को पहचानने की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भले ही ना मिली हो, लेकिन यूपी पुलिस की आंखों से रोमियो टाइप के लड़कों का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। कॉलेज से छूटती है या अंदर जाती हैं तो कसमी करते हैं और उनकी चाल ढाल देख करके लगता है कि नहीं ये कुछ कहने वाले हैं लड़कियों को। इस हिसाब से उनकी निगाहें और उनकी जो हरकतें होती हैं, इस वजह से हमको ज़्यादा। सर हमारे टीम में 9 लोग हैं, कुछ सिविल में रहते हैं सर, अफसर लोग सिविल में रहते हैं और हम वर्दी में रहते हैं। अफसर लोग जाके देखते हैं ये लड़का कितनी देर से क्या कर रहा है, यहाँ पे सिगरेट वगैरह या तम्बाकू वगैरह खा रहा है, क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटी पर हम ध्यान रखते हैं। गतिविधियाँ जो हैं वो उससे हम लोग वॉच करते हैं। संदेहास्पद गतिविधियाँ जैसे कि हम लोगों को देख के अलग हो जाना और दूर दूर हो जाना, बातचीत करने पे अलग अलग हम जब उनसे बात करते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि और अन्य पृष्ठभूमि जब पूछते हैं तो वो अपनी अलग अलग बताते हैं। जब भाई बहन होंगे तो एक ही पृष्ठभूमि बताएंगे। इस तरह की तमाम चीज़ें हैं जिसको हम लोग वॉच करके और जान जाते हैं कि भाई बहन है या रोमियो। एंटी रोमियो स्कैनर को आंखों में फिट करके यूपी पुलिस के जवान जी जान से रोमियो की धरपकड़ में जुटे हैं। अगर कोई खुद को सभ्य सुसंस्कृत मानने वाले युवा पहनावे और हाव भाव से रोमियो टाइप लगने लगे तो गलती उनकी मानी जाएगी, पुलिस की नहीं। एंटी रोमियो मुहिम चलाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ चेहरे और पहनावे से कोई रोमियो नहीं हो जाता।
सड़क पर जाते लड़का लड़की भाई बहन भी हो सकते हैं। गली चौराहों पर, दुकानों पर खड़े लड़के किसी के इंतजार में भी खड़े हो सकते हैं। तेजी से बाइक चलाते हुए लड़कों की कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, रोमियो बनने की कोई उम्र नहीं होती। सर ऐसी कोई बात नहीं सर, हम लोग घर जा रहे थे, हम वहाँ पे हम नेशनल पीजी में ना पढ़ते हैं ना जानते हैं, हम तो इधर इतना आते भी नहीं सर। मिसयूज हो रहा है क्योंकि देखिए हम लोग ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, हमारे इंटेंशंस वाले नहीं है, मगर आएंगे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो यहाँ, क्यों कर रहे हो, क्या है। हम लोग को मालूम था, पर हम लोग किस बात से डरे? अगर कुछ हम लोगों ने किया है गलत तब तो डरे। हम लोग की तो चेकिंग हुई, कुछ निकला भी नहीं, तो किस लिए उठाया गया था हमको? यूपी में बहन बेटियों से छेड़खानी आम बात है। एंटी रोमियो अभियान इसे रोकने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित होगी, बशर्ते कि यूपी के भ्रष्ट पुलिस वाले इसे भी उगाही का जरिया न बना लें। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश में इन दिनों योगी सरकार के 2 एक्शन पूरे शबाब पर हैं। एक एंटी रोमियो ऑपरेशन और दूसरा अवैध बूचड़खानों पर बैन, जिसकी मार अवैध बूचड़खानों के साथ साथ मीट के छोटे कारोबारियों पर भी पड़ रही है, जिन्होंने या तो डर के मारे खुद अपनी दुकानें बंद कर दी हैं या फिर उनकी दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी गई हैं। इसका असर ये हो रहा है कि मीट दुकानदार अब चूरन और फलों की रेहड़ियां लगा रहे हैं और मुसलमानों की शादियों में शुद्ध शाकाहारी दावतें हो रही हैं। यूपी में रहना है तो मीट को ना कहना है। मीट की दुकानों के गिरे शटर, खाली पड़े हांडे भगोने और मीट दुकानदारों के बुझे हुए चेहरे इसकी गवाही दे रहे हैं। लेकिन पेट भरना है तो कुछ तो करना है। हफ्ते भर पहले तक मीट की दुकान चलाने वाले शफीक मियां अब भरी दोपहरी में कानपुर की सड़कों पर डमरू बजाते हुए चूरन बेच रहे हैं। यूपी में बूचड़खाने बंद हुए तो मीट की दुकानें भी बंद होने लगी और शफीक मियां दुकान से निकलकर सड़क पर आ गए। क्या करें, परिवार का पेट तो पालना ही है, फिर चाहे मीट बेचें या चूरन बेचना पड़े। जब से स्लाटर हाउस बंद हुआ है, जब से कमाना खाना मुश्किल हो गया है। मीट की दुकानें हो गई हैं बंद। अब अगर बच्चे पालना है तो कुछ में कुछ करना है। तो सबसे ये बच्चा लगाता था हमारा ठेला, उससे धंधा पानी नहीं हो पाता, 150 रुपये बेचता था। तो हमने जो है हम ये सोचा कि जो है उसको बैठा लें या वो कोई काम करवाएं, इसमें जो है हम काम करें, लगें तो कुछ बच्चों के लिए खाने पीने तो हो जाएगा। एक दिन तो ऐसा हुआ कि खाना ही नहीं बना, बच्चा भी बीमार था, खाना ही नहीं बना। बड़ी दिक्कतें के सामना है, तो हमने ये ठेला निकाल लिया अपना। यूपी में मीट दुकानदारों पर पड़ी मार से कानपुर के शफीक चूरन बेचने को मजबूर हैं और बागपत के मीट दुकानदार शकील अब फलों की ठेली लगा रहे हैं। शकील का कुछ दिन पहले तक मीट का लंबा चौड़ा कारोबार था, अब कारोबार ठप हो गया है तो सेब, केले, अंगूर बेच रहे हैं। अब यूपी में सरकार बदली है तो पेशा बदल लेने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही। अवैध बूचड़खानों को बैन करना अपनी जगह है, लेकिन अवैध बूचड़खानों की आड़ में मीट के छोटे दुकानदारों के पेट पर लात मारने वाली सोच को बैन करना भी जरूरी है, क्योंकि सरकार का काम लोगों को रोजगार देना होता है, उनकी रोजी रोटी छीनना नहीं। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा देखते रहिए आज तक।